हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक तरफा टॉपिक आदिकाल। तो आदिकाल का ये है सेशन नंबर 2। जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। उन्होंने इस काल को जो है यह नाम इसीलिए दिया क्योंकि उनके अनुसार इस काल में हिंदी साहित्य के विकास के बीज बोए जा रहे थे जो आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल के रूप में विकसित हुए। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल बोले तो आदि काल के कुछ अन्य प्रमुख नाम और उन्हें नाम देने वाले विद्वान कुछ इस प्रकार है। आदि काल को चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु, वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदि काल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल कहने वाले हैं पंडित राहुल सांकरतायन और संधि काल एवं चारण काल कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन कवि सरहपा ने किस काव्य शैली में रचनाएं की? ऑप्शन दे रखे हैं प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, उपरोक्त दोनों में या फिर दोनों में नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन कवि सरहपा ने जो है दोनों में नहीं, इन दोनों शैली में अपनी रचनाएं नहीं की। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन सिद्ध कवि सरहपा ने मुख्य रूप से दोहा चौपाई पद्धति बोले तो कड़वक शैली और गीति शैली में अपनी रचनाएं की है। वे हिंदी साहित्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं डिंगल, पिंगल, डिंगल पिंगल या फिर कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन काव्य भाषा को जो है डिंगल पिंगल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन काव्य भाषा को मुख्य रूप से अपभ्रंश कहा जाता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत आभास हिंदी या फिर पुरानी हिंदी नाम दिया है। इस काल के साहित्य बोले तो विशेषकर रासो काव्यों में अपभ्रंश के साथ क्षेत्रीय बोलियों के मेल से दो प्रमुख भाषा शैलियाँ विकसित हुई जिन्हें निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो पहली शैली थी डिंगल। यह अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है वीर रस की रचनाओं और राजाओं की युद्ध गाथाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता था। यह सुनने में थोड़ी कठोर और कर्कश लगती थी जो युद्धों के दृश्य से अनुकूल थी। और अगली भाषा शैली थी पिंगल। यह अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो है श्रृंगार रस बोले तो प्रेम और कोमल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने जो है किस भाषा में रचना की? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में या फिर राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा में। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने जो है अपनी रचनाएं राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में की थी बोले तो डिंगल शैली में अपनी रचनाएं की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा होगा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश तो ये सही हो जाएगा। अगर आपको डिंगल दे रखा होगा तो डिंगल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, श्रवकाचार या फिर पदावली। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम है श्रवकाचार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी की पहली रचना को लेकर जो है साहित्य जगत में दो अलग अलग दृष्टिकोण है जिनमें से एक जो है हस्तलिखित बोले तो पांडुलिपि और दूसरा बोले तो आधुनिक रूप से छपाई बोले तो मुद्रण पर आधारित है।
तो पहला है हिंदी में सर्वप्रथम रचना बोले तो हस्तलिखित। तो हस्तलिखित रचना है भाई श्रावकाचार, लेखक है इसके जैन आचार्य देवसेन, और इसकी जो रचना है वो कब हुई थी, 933 ईस्वी में हुई थी इसकी रचना। और इसमें जो है 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हस्तलिखित रूप में उपलब्ध प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। और अगला है आधुनिक रूप से पहली प्रकाशित बोले तो छपी हुई पुस्तक, इसका नाम है प्रेम सागर और लेखक है लल्लू लाल। यह जो है 1803 ईस्वी के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दौरान तैयार हुई और बाद में प्रकाशित की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है श्रावक धर्म संबंधी 250 दोहों के संग्रह श्रावकाचार के रचयिता कौन थे। ऑप्शन दे रखे हैं सरहपाद, स्वयंभू, देवसेन या फिर देव। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो श्रावक धर्म संबंधी 250 दोहों के संग्रह श्रावकाचार के रचयिता है देवसेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रावकाचार के रचयिता जैन आचार्य देवसेन थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की थी, जिसे हिंदी साहित्य की पहली प्रमाणिक रचना स्वीकार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता किस काल के काव्य में पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं पूर्व मध्यकाल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर मध्यकाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता जो है ये पाई जाती है भाई आदिकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल के काव्यों में पाई जाती है। इस काल के चारण और भाट कवियों ने एक तरफ युद्धों का सजीव और ओजस्वी वर्णन करने के लिए वीर रस का प्रयोग किया है, तो दूसरी तरफ जो है राजाओं के विवाह, प्रेम और रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए श्रृंगार रस को अपनाया है। अक्सर इन काव्यों में युद्धों का मूल कारण भी किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करना ही दिखाया जाता है, जिससे दोनों रस जो है एक दूसरे से जुड़ गए। और ध्यान दीजिएगा, वीर रस के प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। इसमें जो है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और मोहम्मद गौरी के साथ उनके भीषण युद्धों का वीर रस से भरपूर वर्णन है। और अगला है परमार रासो, बोले तो आला अखंड के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसके रचयिता है जगनिक। इसमें आला और उदल नामक दो वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों का ऐसा जोश से भरा वर्णन है, जिसे आज भी वर्षा ऋतु में वीर रस के गीतों के रूप में गाया जाता है। और अगला है श्रृंगार रस के प्रमुख ग्रंथ। पहला है बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाले। यह पूरी तरह से एक श्रृंगार रसपरक विरह काव्य है। इसमें अजमेर के राजा बिसलदेव और उनकी रानी राजमती के प्रेम, रूठने, वियोग और फिर से मिलने की कहानी है। अगला है विद्यापति की पदावली। तो पदावली में जो है मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित इस ग्रंथ में राधा और कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत कोमल और श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों का परिचय देने वाली पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों का परिचय देने वाली पुस्तक है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, गोकुलनाथ द्वारा लिखित रचनाकारों बोले तो भक्तों और कवियों का परिचय देने वाले दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं 84 वैष्णवों की वार्ता। इसमें महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने 84 शिष्यों बोले तो भक्तों और कवियों का जीवन चरित्र और परिचय दिया गया है। और अगला है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 252 शिष्यों का जीवन वृत्त और उनका परिचय संकलित किया है। तो अगला क्वेश्चन है आदिकाल वीर रसपरक रचनाओं में प्रयुक्त होने वाली कठोर वर्णीय भाषा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं डिंगल, डिंगल पिंगल, पिंगल भाषा या फिर ब्रज भाषा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल
वीरस परक रचनाओं में प्रयुक्त होने वाली कठोर वर्णी भाषा को कहते हैं भाई डिंगल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन श्रृंगार रस परक रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में किन वर्णों का अधिक्य होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कठोर वर्णों, कोमल और कठोर वर्णों के मिश्रण, तत्सम प्रधान शब्दावली का। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकालीन श्रृंगार रस परक रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में जो है कोमल वर्णों का अधिक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन श्रृंगार रस रचनाओं में प्रयुक्त पिंगल भाषा में मुख्य रूप से कोमलकांत वर्णों और अनुनासिक ध्वनि का अधिक्य होता है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।